कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर्स, स्टार्च और फाइबर्स शामिल हैं और ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों फॉर्म्स में हमारे फूड में मौजूद होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि लैक्टोज वगैरह ज़्यादातर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि स्टार्च और फाइबर्स सीरियल्स, लेग्यूम्स, वेट, बार्ले, होल ग्रेन, ब्रेड और स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसा कि पीस और पोटैटोस वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। हमारे फूड में मौजूद स्टार्च की डाइजेशन में हमारा सलाइवा और स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होने वाले पैंक्रियाटिक एंजाइम्स अहम रोल अदा करते हैं, जबकि फाइबर्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्हें हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अलबत्ता ये हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में बॉवल मूवमेंट्स में अहम रोल अदा करते हैं। इसी तरह फूड शुगर्स यानी कि लैक्टोज वगैरह की डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जहां ये लैक्टोज ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी डेली कैलोरीज इनटेक में 45 to 65% पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स का होता है और ये हमारी बॉडी में इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स को 4 इकसाम में तकसीम किया गया है, जिनमें मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स शामिल हैं। मोनोसैकराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपलेस्ट फॉर्म समझे जाते हैं और ये सिंपल शुगर मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज वगैरह। डाइसैकराइड्स नाम से जाहिर होता है कि ये 2 सिंपल शुगर्स का मजमुआ होते हैं, जैसा कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज वगैरह। अगर ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज ज्वाइन हो तो सुक्रोज बनता है, जबकि ग्लूकोज के साथ लैक्टोज मिलने से लैक्टोज की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह माल्टोज डाइसैकराइड 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। ओलिगोसैकराइड्स 3 से 4 सिंपल मोनोसैकराइड्स मॉलिक्यूल्स से मिलने से प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि रेफिनोज, फ्रक्टो ओलिगोसैकराइड्स और गैलेक्टो ओलिगोसैकराइड्स शामिल हैं। रेफिनोज और फ्रक्टो ओलिगोसैकराइड्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। रेफिनोज ज़्यादातर बीन्स, कैबेज और ब्रोकली वगैरह में पाए जाते हैं, जबकि फ्रक्टो ओलिगोसैकराइड्स ज़्यादातर ओनियन और गार्लिक वगैरह में पाए जाते हैं। इसी तरह गैलेक्टो ओलिगोसैकराइड्स ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स और कुछ रूट वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। पॉलीसैकराइड्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये 4 से ज़्यादा सिंपल मोनोसैकराइड्स मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनते हैं, जैसा कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज वगैरह। फूड इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले पॉलीसैकराइड्स डेयरी फाइबर्स और स्टेबलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जबकि कुछ पॉलीसैकराइड्स बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होने वाली प्रोडक्ट्स में भी पाए जाते हैं, जैसा कि योगर्ट वगैरह। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिग्रेड और डाइजेस्ट होकर सिंपल मोनोसैकराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर लिवर और फिर बॉडी सेल्स तक पहुंच जाते हैं। इन सिंपल मोनोसैकराइड्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज शामिल हैं, जबकि कुछ फैटी एसिड्स की लिवर में डिग्रेडेशन होने से ग्लाइसरोल प्रोड्यूस होता है। ग्लाइसरोल भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह एनर्जी जनरेशन में अहम रोल अदा करता है। ये तमाम मोनोसैकराइड्स सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू मुख्तलिफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथवेज में इंटर होकर एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं। ह्यूमंस में सेलुलर रेस्पिरेशन में 4 अहम एनर्जी प्रोड्यूसिंग पाथवेज होते हैं, जो एक सीरीज में ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर पायरोवेट ऑक्सीडेशन, क्रैब साइकिल और फिर एंड पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। ग्लूकोज डायरेक्टली सेलुलर रेस्पिरेशन के ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में इंटर हो जाता है, जबकि ग्लैक्टोज और फ्रक्टोज को ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में इंटर होने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शन से गुजरना पड़ता है। गैलेक्टोज लिवर में मौजूद गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम के एक्शन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में इंटर हो जाता है, जबकि फ्रक्टोज लिवर में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के एक्शन से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और फिर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, जो फाइनली ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में इंटर होता है।
यहाँ पर ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि लिवर में दो अहम पाथवेज के थ्रू मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, जिनमें ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोजिनेसिस शामिल हैं। ग्लाइकोजिनोलिसिस पाथवे में ग्लाइकोजिन डिग्रेड और डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, जबकि ग्लूकोजिनेसिस पाथवे के थ्रू नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स जैसा कि ग्लाइसरोल और कुछ अमाइनो एसिड्स वगैरह ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है और इस प्रोसेस में कुछ एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। अलबत्ता एटीपी लार्ज क्वांटिटी में बाद में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसके एंड पर तकरीबन 30 से 32 एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। एटीपीज को इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है और ये स्पेशल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में बॉडी में कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, जहां बॉडी सेल्स इन्हें एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन की 4 स्टेजेस में ग्लाइकोलिसिस, पायरोवेट ऑक्सीडेशन, सिट्रिक एसिड साइकिल और फिर एंड पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन शामिल है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस सेल साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से 2 पायरोवेट, 2 एटीपीज और 2 NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। पायरोवेट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस सेल माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मोस्ट पार्ट यानी कि मैट्रिक्स में होता है। ग्लाइकोलिसिस के एंड पर प्रोड्यूस होने वाले दोनों पायरोवेट मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो जाते हैं और हर पायरोवेट मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ब्रेक डाउन होकर एक एसिटाइल कोएंजाइम A, 4 NADH, 1 FADH2 और 1 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। इस तरह दोनों पायरोवेट्स की ब्रेकडाउन से 8 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर इनफ एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल्स मौजूद हों तो ऐसे में पायरोवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के एक्शन से ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे क्रैब साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, यह भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। इस स्टेज में पायरोवेट साइकिल से प्रोड्यूस होने वाला एसिटाइल CoA या फिर पायरोवेट की कार्बोक्सिलेशन से प्रोड्यूस होने वाला ऑक्सैलो एसीटेट दोनों ही इंटर हो सकते हैं। क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल मुख्तलिफ कंपाउंड्स की एक से दूसरे में कन्वर्जन के तौर पर काम करती है, इसमें इसे साइकिल कहा जाता है और इसके एंड प्रोडक्ट्स में कोई स्पेसिफिक कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि जस्ट कुछ अहम मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जिनमें 2 कार्बन, 3 NADH, 1 FADH2 और 1 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो सिट्रिक एसिड साइकिल के एंड पर हमारे पास टोटल 5 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। इस साइकिल के एंड पर 3 NADH और 1 FADH2 मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर जाते हैं, जहां ये सेलुलर रेस्पिरेशन की लास्ट स्टेज यानी कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में इंटर हो जाते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से चलती हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स असल में ग्लूकोज से आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स NADH और FADH2 के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में शामिल हो जाते हैं, जहां NADH और FADH2 ऑक्सीडाइज होकर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन प्रोटॉन्स रिलीज कर देते हैं, जिससे ये दोनों मॉलिक्यूल्स दोबारा NAD+ और FAD में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन प्रोटॉन्स पंप आउट होकर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की सरफेस पर चले जाते हैं। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मौजूद ATP सिंथेज एंजाइम ATP सिंथेसिस रिएक्शन का काम करता है, जिसमें ये एंजाइम हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर में कन्वर्ट कर देता है और रिजल्ट में ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के एंड पर वाटर और 24 to 28 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर आप इन साइकिल्स पर डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद आर्टिकल्स के लिंक्स को फॉलो करें।